हेलो मित्रों, नमस्ते। तकनीकी व्यवधान के कारण थोड़ा विलंब हुआ आपके बीच आने में। अब मैं बिल्कुल पहुंच गया हूं। समझिए मैं रास्ते में था, अब आपके बीच हूं। वो तकनीकी एक्सपर्ट ना होने की वजह से भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है कई बार। अब मैं कार्यक्रम विधिवत शुरू करते हैं और आप सभी का स्वागत मैं करता हूं इस नवजागरण प्रकाशन के इस मंच पर, ऑनलाइन मंच पर। बहुत खुशी हो रही है आप सबके बीच आकर। और एक लॉकडाउन के दौर में रचनात्मकता ये विषय है। और इस दौरान मैंने कुछ लिखा भी है, कुछ पढ़ा भी है और कुछ सुनाया भी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच आकर। और जहाँ तक विषय है लॉकडाउन के दौर में रचनात्मकता, इस दौर में एक ऐसा माहौल बना हुआ है हमारे आसपास क्या, पूरे देश में, पूरे विश्व में, कि हम सब घर में नज़रबंद हैं और बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इस दौर में बच्चों के साथ समय बिताना, पढ़ने लिखने में समय बिताना, दफ्तर का भी काम करना, साथ में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो एक अजीब दौर चल रहा है पूरे विश्व में। और जितना हम संभल कर रहे हैं उतना ही अच्छा है। और समय किस तरह से बीत जाता है पता नहीं चलता है। यह दौर भी बीत जाएगा, धीरे धीरे हम संभल कर रहे हैं हम सब। और जितना हो सके हम रचनात्मक बने रहें और नया साहित्य सृजन करें, कुछ नया सोचें, समाज को एक नया नज़रिया देने के बारे में सोचें, ताकि हमारा समाज, हमारा आसपास, पड़ोस, देश खुशहाल हो, तरक्की करे। तो यही है हमारी रचनात्मकता। इस तरह से हम अपने आप को रचनात्मक रख सकते हैं। हम अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को, अपने दोस्तों, इष्ट मित्रों को, सबको जो हमसे जुड़ते हैं, हमारे आसपास जो हैं, उन्हें समझाने का भी हम कोशिश करें, जो सड़क पर बिना वजह निकल जाते हैं। तो ऐसे में नवजागरण प्रकाशन का एक बहुत ही बढ़िया पहल है कि रचनात्मकता को बनाए रखने का, और देश के विभिन्न प्रदेशों से लोगों को जोड़ रहे हैं। नवजागरण प्रकाशन का एक ग्रुप है, अनुरागी जी जिसका नेतृत्व करते हैं, जिन लोगों का कर्मठ सक्रिय लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ऐसे में मैंने कुछ लिखा है, तो मैं चाहता हूं कि आपके बीच रखूं। कविता से मैं सोचता हूं कि शुरुआत करूं तो अच्छा रहेगा। एक ऐसे दौर में एक आतंक का जैसा जो एक माहौल है हर तरफ हमारे आसपास में, और एक कहीं न कहीं हम अपने आप को भी दोषी ठहराते हैं। ये जो माहौल बना है, जो वातावरण बना है, कि पर्यावरण को हमने कुछ समझा नहीं, दोहन किया बुरी तरह से। जंगल, पहाड़, नदियों को कहीं नहीं छोड़ा। नदियों का जल प्रदूषित हो गया है, जंगल काटे जा रहे हैं, और इस तरह से हम, और गर्मी बढ़ रही है वातावरण में। तो इस नाते एक कविता है, उत्सव में आतंक। इससे मैं शुरुआत करना चाहता हूं। तो देखिए कैसे हमारे आसपास ही नहीं, हमारे एक मानवीय जो समाज है इसमें ही नहीं, जंगलों में भी उत्सव का आतंक है। तो देखिए कैसे है उत्सव का आतंक, कि बेहद प्यार था एक दूसरे से, और मुसीबत में एक दूसरे की मदद की भावना भी थी। न आपस में किसी तरह का झगड़ा था, न अदावत। ये बस्ती थी ढेर सारे पेड़ों की, आम, बबूल, शीशम, सेमल, पलाश, बांस, बरगद सभी थे। अपनी दुनिया थी और अपने मजे थे। बारिश में नाचते थे और बसंत में गाते थे।
हवा में झूमते थे और ओलों आंधियों का एकजुट सामना करते थे। आतंक आतंक आतंक, आतंक के साए से कौन बच पाया है भला। एक दिन घुस आए आतंकी, एक दिन घुस आए आतंकी इनकी बस्ती में भी। कहने लगे मिल खड़ी करनी है, कारखाने बनाने हैं, कोयले की खदान खोदनी है। निहत्थे पेड़ झाड़ झंखाड़, क्या करें क्या ना करें। समूचा जंगल खामोश था, आतंकित था। हवा जैसे चिंघाड़ रही थी और पत्ता पत्ता भाग रही थी बेतहाशा बेचैन। तो ये कविता थी और कमोबेश यही स्थिति मानवीय समाज में हमारे आसपास घटित हो रही है। हम सभी, बेशक कोरोना आज है, लेकिन इसके पहले भी एक डर का सा माहौल था। हर तरफ प्रदूषण का वातावरण, सांस लेना दूभर, सड़क पे चलना दूभर। तो एक तरह से आतंकित थे हम भी, जैसे जंगलों में पेड़ पौधे भी आतंकित हैं मनुष्यों से। तो आज हम दूसरों की वजह से मनुष्य समाज आतंकित है। राधे राम बंधु तिवारी जी हैं हमारे बीच हैं, उनका स्वागत करता हूं। नमस्ते आपको। राजेश मांझी जी भी दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच। और एक और कविता है, उसके बाद मैं व्यंग पर आऊंगा। कविता है घर। एक हम देख रहे हैं आज प्रवासी जो मजदूर हैं, सिर्फ मजदूर ही क्यों, जो दूसरे प्रदेशों से महानगरों में काम करने के लिए आ रहे हैं, वो अपने घर जाना चाहते हैं, अपने वतन जाना चाहते हैं। जो परेशानी बदहाली जो उनके आसपास पसरी हुई है, उससे वो छुटकारा चाहते हैं और किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण वो अपने घर पहुंचना चाहते हैं। हजारों मील पैदल जा रहे हैं और ये बहुत दुखद है। मैं उनकी जो उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ उनके जज्बे को। और जो दुर्घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं सड़क पर चलते या ट्रेल की पटरी से जाते लोग, बहुत ही भयानक स्थिति है। ऐसे में पुनीत कुमार पांडे जी भी हैं, उनका मैं नमस्ते आपको पांडे जी और स्वागत भी करता हूँ। तो ऐसे में घर क्यों जा रहे हैं, घर क्यों जाना जरूरी है, इस पर एक मेरी कविता है, मैं चाहूंगा कि आपके बीच रखूं। शीर्षक है घर। सालों से रहता आया हूं इस शहर में, सालों से रहता आया हूं इस शहर में। शहर के जिस घर में रहता हूं वह भी एक अदद घर है, पर एहसास नहीं होता घर जैसा। हालांकि जो आवश्यक सुख सुविधाएं चाहिए होती हैं मौजूद हैं, वे सारी चीजें इस घर में भी, पर मन कहता है यह मेरा घर नहीं है। मेरा घर एक प्रदेश में है, मेरा घर एक प्रदेश में है। उस प्रदेश के अनुमंडल में एक जिला है, उस जिले में एक पंचायत है, पंचायत में कई गांव हैं, एक छोटा गांव है। उस गांव के पूर्वी छोर पर ही है मेरा घर, उस गांव के पूर्वी छोर पर ही है मेरा घर। मेरे घर के साथ हैं कई घर, मेरे घर के साथ हैं कई घर। एक रिश्ता है उन घरों के लोगों के साथ, जैसे हम देखते हैं चाचा चाची भैया भाभी, मतलब कई रिश्ते होते हैं। हम किसी को नाम से नहीं पुकारते हैं, उनको रिश्ते से हम जानते हैं। चाचा हैं, भैया हैं, भाभी हैं, दादा हैं, दादी हैं, इस तरह से। तो एक देखिए, मेरे घर के साथ हैं कई घर, एक रिश्ता है उन घरों के लोगों के साथ। घर से थोड़ी दूरी पर एक पुलिया है। मैं चाहूँगा कि आप अगर गांव से जुड़े हैं तो गांव आप देखिए और उसको सुनते हुए आपको लगेगा कि आप भी गांव पहुंच गए हैं। मैं चाहूँगा कि आप जुड़ें। एक मेरे घर के साथ हैं कई घर, एक रिश्ता है उन घरों के लोगों के साथ। घर से थोड़ी ही दूरी पर एक पुलिया है, हम घंटों बैठते आए हैं उस पर।
मेरे साथ और भी होते हैं कई लोग। एक नहर भी है, उससे थोड़ी दूरी पर सांझ सवेरे वहाँ भी बैठते आए हैं गांव के लोगों के साथ। घर जाने पर एहसास होता है एक अदद घर का। कदम दर कदम पीठ पर लादे चलता हूँ सुकून, शांति और विश्वास। पीठ पर लादे चलता हूँ शांति, सुकून और आश्वस्ति और एक निश्चित विश्वास। तो ये मित्रों, ये है घर। इसलिए लोग आज घर जाना चाह रहे हैं। घर जाने की जल्दी है, सब कुछ भूलकर, छोड़कर घर जाने पर तुले हुए हैं। कितनी भी परेशानी हो, पास के लिए देखिए घंटों घंटों लोग रात भर कि सुबह बारी मेरी जल्दी आ जाए, लाइन में खड़े हैं भूखे प्यासे। बच्चे को पीठ पर ला दे, भूखे प्यासे, बिस्किट पे भी चल रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बिस्किट पी रहे हैं, इस तरह चल रहे हैं। बहुत ही मतलब दिल दहला देने वाली स्थिति है। तो इसी से जुड़ी एक मैं व्यंग पर आता हूँ। और व्यंग मित्रों मेरा लिखना हुआ, वैसे तो मैं पढ़ता था व्यंग, बहुतों कॉलेज के दिनों से ही पढ़ना शुरू किया। हमारे गुरु प्रेम जन्मेजय जी, हरीश नवल जी पढ़ाते भी रहे हैं, उनकी किताबें भी पढ़ता था। तो ये व्यंग लिखना नहीं हुआ था उस समय, लेकिन पढ़ता था। लेकिन धीरे जब से मैं व्यंग यात्रा से जुड़ा, व्यंग यात्रा एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है। आदरणीय प्रेम जन्मेजय जी इसके संपादक हैं और ललित जी समन्वयक हैं, संयोजक हैं। ललित जी जो संपादक भी हैं और दर्जनों किताबों के लेखक हैं। कविता संग्रह है उनकी, व्यंग संग्रह है। तो किसी परिचय के मुहताज नहीं है। आदरणीय प्रेम जन्मेजय जी, हरीश नवल जी, ललित जी और भी कई लोग हैं, जुड़ते हैं। तो उनसे जुड़कर मैं व्यंग लिखना शुरू किया। कभी कमी बेसी होती है, कई बार गुरु लोग कहते हैं कि कसावट नहीं है। तो मुझे अब कोशिश है, सीख रहा हूँ धीरे धीरे। तो एक व्यंग लिखा है लॉकडाउन के दिनों में ही, तो मैं आपके बीच रखना चाहूँगा। और आप जो हमारे आसपास जो हमारे देश में जो माहौल चल रहा है, सरकार ट्रेनें चला रही है, बसें चला रही हैं, जितनी बसें चला रहे हैं, जितनी ट्रेनें चल रही हैं, सब कम पड़ रहे हैं। इतने लोग हैं, इतने प्रवासी लोग हैं, अपने सपने को सिर पर लादे गांव से शहर चले आए हैं और सालों से रह रहे हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि हम गांव जाएं। तो ऐसे में ही इसी पीड़ा से, इसी दर्द से, इसी परिस्थिति से मेरे मन में एक इच्छा जगी, एक भाव आया तो कि मैं लिखूं। मैं भी बाहर से हूँ, बिहार से हूँ, और यहाँ आकर हालांकि मुझे जाने की ये नहीं है कि मैं गांव जाऊं, लेकिन गांव की याद तो हमेशा सताती है। माँ पिताजी सभी गांव में हैं, भाई लोग भी गांव पर हैं, खेती बाड़ी है, सब कुछ है, गाय भैंस है वहाँ पर। तो कैसे लोग गांव से शहर आते हैं, क्या सपने लेकर आते हैं, ये सब कुछ है। और मैं चाहता हूँ कि एक रखूँ व्यंग। शीर्षक है और सपने को सिर पर लादे चल पड़ा राम खिलावन गांव की ओर। पूरे देश में लॉकडाउन का दौर चल रहा है। सब ओर शांति है, हवा साफ है और प्रदूषण की चिल्लपों बिल्कुल भी नहीं। सड़कों पर शोर भी कम है, पंछी आजाद बिना किसी अवरोध के घूम रहे हैं। यहाँ वहाँ भाग दौड़ छोड़ लोग परिवार के संग अपना समय बिता रहे हैं, अपने मनपसंद का खाना खाने और हाथ धोने के लिए समय भी निकाल रहे हैं। इसे ये भी कह सकते हैं कि हाथ धोने के लिए लोग हाथ धोकर पीछे पड़े हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पर राम खिलावन मेरे व्यंग का पात्र है और एक राम खिलावन आम आदमी का प्रतिनिधि है। वह आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए राम खिलावन के मन में क्या चल रहा है। राम खिलावन का माथा भनाया हुआ है। वह एक दिहाड़ी मजदूर है और लॉकडाउन के कारण मालिक ने फैक्ट्री बंद कर दी है। अब उसे भूखे रहने
और परिवार को भूखे रखने के दिन देखने पड़ रहे हैं। जो पूरे शहर के बोझ को माथे पर लादे चलता था सुबह से शाम तक, आज वह सिर्फ अपने सिंगल सिलेंडर के साबुत शरीर को लिए घूम रहा है निरुद्देश्य। राकेश जी हमारे बीच हैं, उनका समय स्वागत करता हूं। उत्पल जी हैं, राजेश जी तो हैं ही, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच। पूरे शहर के बोझ को माथे पर लादे चलता था सुबह से शाम तक राम खिलावन, आज वह सिर्फ अपने सिंगल सिलेंडर के साबुत शरीर को लिए घूम रहा है निरुद्देश्य। काम बंद है। खाली पेट को सहलाते बहुत लोग अपने गांव चले गए। राम खिलावन भी गांव जाने की सोच रहा है। पहले यह सोचकर न निकला कि स्थिति जल्द ही ठीक हो जाएगी। उसे लगा जब दंगों के बाद भी 4-5 दिनों में ही स्थिति सामान्य हो गई तो इसमें भला कितनी देर लगेगी। पर यह संकट तो सब संकटों का बाप निकला। उसने ऐसा होते देखा ही नहीं था कभी। उसने क्या, किसी ने भी नहीं देखा था हम में से। वह हिम्मत करके अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और मुख्य सड़क पर आ गया, कोरोना के डर को चीरते हुए। सड़क पर पानी बह रहा था। उसके लिए वह पानी नहीं बल्कि आक्रोश बह रहा था, उफान बह रहा था, उबाल बह रहा था, ग्लानि बह रही थी। कुछ दूर और आगे बढ़ा राम खिलावन। फल सब्जी की दुकानें खुली थी, सड़क किनारे दुकानें लगी हुई थी। फल अटे पड़े थे, सब्जियां अटी पड़ी थी, पर उसका पेट खाली था, उसका जेब खाली था, गला भरा था, आवाज भरभरी हो गई थी, जबान ऐंठ रही थी, उसके सपने जल भुन रहे थे, झुलस रहा था वह भूख की भट्टी में। उसने देखा कुछ टीवी वालों को, वह भी उन्हीं से बात कर रहे थे जिनके पेट भरे हुए थे। जैसे वह उससे बात कर लेते तो भला क्या मिल जाता उससे, वैसे उससे बात भी कर लेते तो उससे भला क्या मिल जाता। बस उसे इस बात की तसल्ली हो जाती कि उसकी आवाज भी किसी न किसी तरह से हुक्मरानों तक पहुंच जाती, और यह संभावना प्रबल हो जाती कि उसे भी कुछ न कुछ सहयोग भोजन के रूप में या किसी और तरह से मिल सकता है। पर अफसोस कि उनके कैमरे सब कुछ कैद कर लेते हैं पर कालिमा को नहीं कैद करते, क्योंकि कैमरे तो चेहरों की चमक दिखाने के लिए हैं, और राम खिलावन का चेहरा तो भूख से, परेशानी से, बेचैनी से, चिंता से स्याह हो गया था। कैमरे की निगाह उस पर भला क्यों पड़ती। चलते चलते राम खिलावन विचार मग्न हो जाता है। उसे अपने समय के समाज पर नजर जाती है, बुद्धिजीवियों पर नजर जाती है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दरअसल इन कैमरों की जो आंख है, इनकी आंख अपनी आंख नहीं है। वैसे तो किसी की भी आंख अपनी आंख नहीं है। ऐसा इसलिए कि वर्तमान समय में हमारी आंखें जो कुछ भी देख रही हैं वह सहज स्वाभाविक नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। सारे के सारे दृश्य प्रायोजित हैं। इन कैमरे वालों के जो मालिक हैं और मालिक के भी जो मालिक हैं, वह मालिक जो देखना चाहता है वही दिखाते हैं ये कैमरे। इसलिए ये कैमरे नहीं दिखाते भूख, नहीं दिखाते भ्रष्टाचार। ऐसे में तो जैसे हवा पानी प्रदूषित, उसी तरह से विचार प्रदूषित, कैमरा प्रदूषित और कैमरे की निगाह भी प्रदूषित। जैसे प्यास बुझाना मुश्किल और सांस लेना दुभर, वैसे ही स्वतंत्र रूप से सोचना तो और भी दुभर। अचानक तंद्रा भंग हुई राम खिलावन की। उसकी घबराहट बढ़ गई थी, हाथ पैर जैसे कांपने लगे थे और सांस भी रूंध गई थी। शाम का झुटपुटा अभी हुआ नहीं था। लॉकडाउन की स्थिति में भी दफ्तर से लौटने के समय में इक्के दुक्के लोग अपने घर को लौट रहे थे। परिस्थिति से उदास निराश राम खिलावन भी अपनी झोपड़ी से लौट रहा था।
अपनी झोपड़ी में लौट रहा था। अगली सुबह वह भी पैदल ही गांव की ओर लौटने का मन बना चुका था और सुबह हुई नहीं कि वह अपने सपने को सिर पर लादे खाली हाथ पैदल ही चल पड़ा था अपने गांव की ओर राम खिलावन। तो ये था व्यंग्य दोस्तों। और यही स्थिति है और इन्हीं परिस्थितियों में लोग अपने घरों की ओर जाने को बेचैन हैं, उत्सुक हैं, भूखे प्यासे सब एक ही तरफ उनकी निगाह है, एक ही रास्ता उन्हें दिख रहा है, गांव जाने को वो बेचैन है। तो इसके बाद फिर एक और मैं व्यंग्य पर आऊँगा। उसके पहले जो स्थिति है कोरोना से उत्पन्न जो स्थिति है और हम सभी रोज जिससे रूबरू हो रहे हैं मित्रों, अभी शाम का दौर है, शाम होने वाली है, हो गई है शाम। तो ऐसे में सब तरफ बंद है, घर से निकलें तो बिल्कुल सुनसान, कुत्ता भी नहीं भौंकता है, उसकी आवाज़ भी नहीं आती है, सिर्फ चिड़ियों की कुछ चहचहाहट कहीं कहीं दिख जाती है, लेकिन तेज धूप में वो भी कहीं ना कहीं किसी मुंडेर के छाए में बैठे हैं। तो एक कविता है कोरोनामयी शाम, इसी दौर की कविता है, लॉकडाउन के दौर की कविता, जैसा कि विषय है लॉकडाउन के दौर में रचनात्मकता। नवजागरण प्रकाशन ने बहुत ही अच्छा विषय रखा है और जिस काल में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस समय जो रचनात्मकता होनी चाहिए, ये कोशिश है मेरे तरफ से कि उस तरह का कुछ सुनाऊं आपको। तो शीर्षक है कोरोनामयी शाम। सरकते हुए फुनगियों से सूरज डाल दिया है डेरा छत की मुंडेर पर। सरकते हुए फुनगियों से सूरज डाल दिया है डेरा छत की मुंडेर पर। जैसे चिड़चिड़ा सा हो गया दिन, लौट जाना चाहता था जल्दी। हवा धकेल रही थी जमीन पर गिरे सूखे पीले पड़े पत्तों को। हवा धकेल रही थी जमीन पर गिरे सूखे पीले पत्तों को। सामने के पेड़ पर बैठा कौवा चीख रहा था। सामने के पेड़ पर बैठा कौवा चीख रहा था। भंग हो रही थी शांति उसके कांव कांव से। कांप रही थी हवा से पेड़ों की पत्तियां। कांप रही थी हवा से पेड़ों की पत्तियां। वैसा कुछ भी नहीं था जैसा होता है अमूमन आम दिनों में। यह कोरोनामयी शाम थी। अंगड़ाई लेती कर्फ्यू में जैसे भौंकना मना था कुत्तों को भी। अंगड़ाई लेती कर्फ्यू में जैसे भौंकना मना था कुत्तों को भी। तो मित्रों, ये एक कविता थी कोरोनामयी शाम। और एक और कविता मैं चाहूँगा कि आपके बीच रखूं, जो जद्दोजहद है महानगर की। कैसे हमारी दिनचर्या पूरी होती है सुबह से शाम तक। अब कब नींद आती है, कब सुबह आँख खुल जाती है, बिल्कुल पता नहीं चलता भाग दौड़ में। अभी तो खैर हम घर में हैं, लेकिन जो महानगर की ज़िंदगी है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, हर तरफ अफरा तफरी, चाहे मेट्रो हो चाहे बस हो। जितनी चढ़ने की जल्दी है उससे ज़्यादा उतरने की जल्दी होती है। तो इस एक कविता है, जिंदगी इतनी सरल भी नहीं। जिंदगी इतनी सरल भी नहीं। इतनी सरल भी नहीं है जिंदगी। राजेश जी कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। मैं कोशिश करता हूं
कि आप तक 1 सेकंड में थोड़ा सा अब मैं कोशिश करता हूं कि आप तक आवाज पहुंचे। जिंदगी इतनी सरल भी नहीं, कविता है, इतनी सरल भी नहीं है जिंदगी, अनगिनत हाइफन डैशों की लकीरें, अनगिनत हाइफन डैशों की लकीरें, प्रश्नवाचक चिन्हों से भरी है यह जिंदगी। अनगिनत हाइफन डैशों की लकीरों, प्रश्नवाचक चिन्हों से भरी है यह जिंदगी। सब ओर फैला बिखराव, सब ओर फैला बिखराव, और उसे समेटने में लगी जिंदगी। बाहर से जो दिखता है साबुत, बाहर से जो दिखता है साबुत, दरअसल टुकड़े टुकड़े में टूट रहा होता है आदमी। अनेक वर्तुल काल प्रवाहों के झटकों से छत विछत सपने, अनेक वर्तुल काल प्रवाहों के झटकों से छत विछत सपने, और उन टुकड़े टुकड़े सपनों को जोड़ने की नियति है यह जिंदगी, और उन टुकड़े टुकड़े सपनों को जोड़ने की नियति है यह जिंदगी। इसी नियति के लिए हम रोज लड़ते हैं और रोज जीतते हैं एक लड़ाई। इसी नियति के लिए हम रोज लड़ते हैं और हम रोज जीतते हैं एक लड़ाई। जिंदा रहने के लिए, नए यथार्थ से जूझने के लिए रोज नई जमीन तैयार करते हैं हम। नए यथार्थ से जूझने के लिए रोज नई जमीन तैयार करते हैं हम। तो ये जिंदगी है मित्रों, हमें जूझना पड़ता है यथार्थ से। और जो महानगर का यथार्थ होता है, जो या तो महानगर ही क्यों, गांव का भी जो यथार्थ है, जिंदगी का जो यथार्थ है, गांव में जैसे मॉनसून की अनिश्चितता होती है, खेती बाड़ी की जो अनिश्चितता होती है, या शहर में भागदौड़ की जो जिंदगी होती है, सब और अफरा तफरी है। किसान भी हलकान है, शहर में बड़े बाबू भी हलकान हैं, हर ओर अफरा तफरी है। तो ऐसे में ही हमें खुशी ढूंढनी है, ऐसे में ही हमें सकारात्मकता ढूंढनी है, और तभी जीवन सार्थक हो सकता है, सार्थक रह सकता है, और हम अपने आप को नए यथार्थ से जूझने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो मित्रों, एक और कविता है, और इसी लॉकडाउन के दिनों में हमारे एक मित्र थे, वो गुजर गए, हालांकि कोरोना की वजह से नहीं, लेकिन इस हृदय गति रुक जाने के कारण उनका निधन हो गया। और मैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, उनके परिवार के प्रति भी, और उनको श्रद्धांजलि स्वरूप मैं चाहता हूं कि आपके बीच एक कविता रखूं। और किस तरह से बिंदास अंदाज में वो जीते थे, इसका भी एक अंदाज़ा मिल सकता है आपको, और हमें भी एक प्रेरणा मिल सकती है कि चाहे कितना भी संकट हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, और चाहे कोरोना कितना भी हमारे जीवन में दखलंदाजी करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम आगे बढ़ते जाएंगे। सुमन जी हैं, कह रहे हैं ज़िंदगी को अच्छा परिभाषित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लाइन पर हैं और आप मेरी कविता सुन रहे हैं। शीर्षक है झा जी और सिगरेट का धुआं। झा जी और सिगरेट का धुआं। देखिए कैसे बिंदास अंदाज में जीते हैं झा जी, और हमें बहुत कुछ दे गए। ऐसे समय में जब हालात बिगड़े हुए हों, ऐसे समय में जब हालात बिगड़े हुए हों और काबू में न हो स्थिति, सब तरफ एक ही बात का जिक्र, डराने वाली खबरें, मास्क नहीं मिल रहा, सैनिटाइजर नहीं है, बढ़ते जा रहे हैं मामले दिन पर दिन, सब तरफ अफरा तफरी, अंधेरी गुफा में धकेले जा रहे हैं जैसे पैनिकी होकर। ऐसे में एक अदद कष्ट निचोड़कर
सांप सी मचलती चिंता को, ऐसे में एक अदद कष्ट निचोड़कर सांप सी मचलती चिंता को उड़ा दिया सिगरेट के धुएं में झाजी ने। छल्ला बनाकर ये कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। एक अदद कष्ट निचोड़कर सांप सी मचलती चिंता को उड़ा दिया सिगरेट के धुएं में झाजी ने, और छल्ला बनाकर कहा ये कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सच में दोस्तों, हमारे में अगर जज्बा है जिसे हमें कायम रखना है, उस जज्बे के साथ हमें जीना है और सावधानी बरतनी है, और ये तभी ये कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम जितना सावधान रहेंगे, अपने को रखेंगे, अपने परिवार को रखेंगे, सोशल डिस्टेंस बनाए रखेंगे, तो ये कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। झा जी बिल्कुल सही कह रहे थे। अब एक मित्रों, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, उस बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, और हम सब उनके समर्थन में, उनके आह्वान पर हमने दिए जलाए थे। तो उससे जुड़ी, इस लॉकडाउन के दौर में की ही कविता है, तो उससे जुड़ी एक कविता है, जलाओ एक दिया ऐसा भी। तो आपका ध्यान चाहूँगा, मुझे लगता है कि आप तक मेरी बात पहुँच रही है। शीर्षक है जलाओ एक दिया ऐसा भी। रात भर जलती सड़क पर रोशनियाँ, रात भर जलती सड़क पर रोशनियाँ जैसे कराती हैं एहसास अपने ही खालीपन का। उन्हीं रोशनियों के बीच ठिठुरता सोया रहता है एक साबुत शरीर अल सुबह तक सड़क पर। जलाओ एक दिया ऐसा भी कि रोशन हो उनकी भी जिंदगी। एक ऐसा समय इंसान से ज्यादा बेहतर लगने लगे जब बेजुबान जानवर, एक ऐसा समय इंसान से ज्यादा बेहतर लगने लगे जब बेजुबान जानवर और आप अच्छी तरह समझने लगें खुशी, गुस्सा, उदासियां या तृप्ति का भाव उन बेजुबान जानवरों की भी गिरगिट की तरह रंग बदलते इंसानों की तुलना में, तो एक जलाओ एक दिया ऐसा भी उस मरते इंसानियत के लिए भी। कोई भूखा पेट पंखों वाले पक्षी और सरकते सफेद बादलों को दिखता रहता है। कोई भूखा पेट पंखों वाले पक्षी और सरकते सफेद बादलों को देखता रहता है, पीठ के बल लेटकर आसमान में। फीके पड़ जाते हैं जिसके लिए यश, सामाजिक सरोकार, कारोबार और प्रेम, तो जलाना एक दिया ऐसा भी ताकि नीली झील सरीखी आंखों में न हो उतारू विद्रोह करने को एक समाज को जो जी रहा है असमानता के कांटों में। खास मिट्टी के बने होते हैं कुछ लोग, खास मिट्टी के बने होते हैं कुछ लोग, मिट्टी के दिए की तरह जो नहीं ढाल सकते हालात के अनुसार अपने आप को। बेहद खतरनाक हालत में जिए होते हैं कुछ लोग, बेहद खतरनाक हालत में जिए होते हैं कुछ लोग, होता है जिनमें आश्चर्यजनक जीवट। ग्लोबल हो चुके गांव में, मित्रों आज हम डिजिटल इंडिया के दौर में जी रहे हैं। लॉकडाउन का दौर तो चल ही रहा है, ऐसे में हमारे गांव भी ग्लोबल हो चुके हैं। संचार की सुविधाएं, आधुनिक संचार की सुविधाएं हर गली में, हर गांव में पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि गांव ग्लोबल हो चुके हैं। तो ग्लोबल हो चुके गांव में जब आज भी साधन केंद्रित हो जाए कुछ हाथों में, जब जैसे बटोरने में लगे हैं लोग बाग दोनों हाथों से, मित्रों
ऐसा समय है, कविता के बीच में 2 लाइन मैं कह रहा हूँ कि आज के दौर में जब सब तरफ अफरा तफरी है और सुविधा पहुंचाने के, राहत पहुंचाने के नाम पर जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, वहाँ भी कुछ लोग ऐसी हरकतों में शामिल हैं कि सब कुछ हड़प लेना चाह रहे हैं। अब पता नहीं ये ज़िंदगी बचेगी उनकी कि नहीं बचेगी। कोरोना के दौर में भी पता नहीं कितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वे लोग, कितनी भूख है, पता नहीं क्या खाते होंगे वे लोग, चावल दाल और रोटी और सब्जी और फल फ्रूट के सिवा, कि उनको इतनी भूख है, हवस है धन संपत्ति बटोर लेने की। तो ऐसे में दोस्तों, ग्लोबल हो चुके गांव में जब आज भी साधन केंद्रित हो कुछ हाथों में, जैसे बटोरने में लगे हैं लोग बाग दोनों हाथों से, जैसे दबोच लेता है शेर मेमने को, ठीक उसी तरह के हैं कुछ लोग जो नहीं आते बाज दबोचने में किसी निरीह जीव को, किसी निरीह प्राणी को। जब लड़ रहे हैं लोग आज भी अपने खेत खलिहान के लिए, अनाज के लिए, शिक्षा के लिए, मान सम्मान के लिए, तो जलाओ एक दिया ऐसा भी ताकि फूट सके कोपल मरुभूमि में भी, जैसे दुबक जाता है अंधेरा दिया जलते ही, दूर हो अंधियारा उनकी आंखों का भी तपते सूरज के उजाले में। दूर हो अंधियारा उनकी आंखों का भी तपते सूरज के उजाले में। युवा लोकतंत्र में मित्रों, हमें सिर्फ दम ही नहीं गर्व भी है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, युवा लोकतंत्र में जी रहे हैं। तो इस युवा लोकतंत्र में मर से गए हैं जब कुटीर उद्योग, हम करें ख्याल उन लाखों कारीगरों, शिल्पकारों की, आज इंतजार है जिन्हें थोड़ी चिंता और सहयोग की भी। न जाने कितने सपने होंगे उनके भी, तो जलाओ एक दिया ऐसा भी जो बना हो देश की मिट्टी में, देश की मिट्टी से रोशन करो उन लाखों घरों को जो बनाते हैं मिट्टी के दिए हमारे लिए। बाढ़ और बरसात की बेहाली में भी हमने किया है साफ सफाई अपने घरों की, हो सके जिसमें लक्ष्मी का वास। दूर हो हम सबके कष्ट, परिपूर्ण हो हम सभी धन्य धान्य से। जलाना एक यम का दिया भी, दूर हो जिससे हम सबके जीवन से अंधियारा। जलाना एक दिया यम का भी, दूर हो जिससे हम सबके जीवन से अंधियारा। रहें हम सभी स्वस्थ और बचें अकाल मृत्यु से, कोरोना जैसे अकाल मृत्यु से, जैसा कि हमारे देश के कुछ नागरिकों का हाल है। बहुत ही परेशानी में जी रहे हैं और पता नहीं चलता है कि कब किसको क्या हो जाए, कब कोई इन्फेक्ट हो जाए, कब कोई संक्रमित हो जाए और अस्पताल पहुंच जाए। ऐसे में एक बार दोबारा रिपीट करता हूं कि हम सब के जीवन से अंधियारा दूर हो, रहें हम सभी स्वस्थ और बचें अकाल मृत्यु से। जलाओ एक दिया ऐसा भी ताकि बची रहे रोशनी और रोशन रहे जिंदगी आखिरी सांस तक, दिए की रोशनी की तरह, ताकि उम्मीद बाकी रहे, बची रहे जिज्ञासा, आशा और विश्वास और जिजीविसा। घोर संताप और संत्रास के दिनों में भी जलाओ एक दिया ऐसा भी। मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ सतीश रंजन जी औरंगाबाद से जुड़ चुके हैं, बड़ी खुशी है। मेरे छोटे भाई वीरू कुमार जी भी हैं और अच्छा लग रहा है मुझे कि देश के कई भागों से लोग सुन रहे हैं। और तो ये इस तरह से है, लॉकडाउन जैसे संतरास का दिन है और ऐसे में हम अगर खुश रहें, उत्सव मनाएं कोरोना के भगाने का, ये बहुत ही शुभ है हमारे लिए। और हमें उदासी नहीं घेरेगी किसी तरह से, हम में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रचनात्मकता बनी रहेगी।
इसलिए जब हम घर में बंद हैं, दफ्तर नहीं जा रहे हैं, दरवाजे के बाहर निकलना भी दूभर है, बिल्कुल घर में 24 घंटे अगर बंद है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी उदासी हो जाती है। और इतने लंबे दिनों, 2 महीने करीब पूरे होने जा रहे हैं लॉकडाउन के, तो ऐसे में हम रचनात्मक बने रहें, रचनात्मकता का दौर जारी रहे लॉकडाउन के दौर में, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है। और एक और व्यंग मैं चाहूँगा कि सुनाऊं आपके बीच, और थोड़ा सा समय और लूँगा आप लोगों का। ये है ज़्यादा बड़ा ना हो व्यंग, इसलिए मैं बीच में थोड़ा सा देखूंगा कि कहीं अगर संक्षेप हो जाए, कट जाए, तो मैं कोशिश करूंगा आपके बीच, लेकिन आपको रुचि होगी, आपको अच्छा लगेगा सुनने में, आप बोर नहीं होंगे, ये मेरा दावा है, मैं इतना तो कह सकता हूँ कम से कम आपको। तो ये है शीर्षक है व्यंग का, कोरोना के हाल से बेहाल राम खिलावन। ये लॉकडाउन के दिनों में ही मैंने लिखा है। तो जैसा कि शीर्षक है, नवजागरण प्रकाशन ने रखा है, अनुरागी जी ने रखा है, राजेश मांझी जी ने विचार करके रखा कि लॉकडाउन के दिनों में रचनात्मकता। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके बीच उन्हीं रचनाओं को रखूँ जो इन दोनों मैंने लिखा है। तो व्यंग का शीर्षक है, कोरोना के हाल से बेहाल राम खिलावन। इसे भारत भास्कर ने प्रकाशित भी किया था कुछ दिनों पहले, और आपके बीच फेसबुक के माध्यम से पहुंच भी गया है पहले, लेकिन फिर दोबारा मैं चाहता हूं कि रखूं, जिन्होंने नहीं सुना है, जिन्होंने सुन लिया है या पढ़ लिया है, उनके लिए भी। कोरोना के हाल से बेहाल राम खिलावन। अपनी हालत से हलखान राम खिलावन अभी अभी दाखिल हुआ है घर में। उसकी हालत देखकर उसकी पत्नी फुलमतिया भी परेशान हो गई। स्थिर हुआ नहीं कि थोड़ी खांसी आ गई। ऐसा नहीं कि उसे किसी बीमारी या किसी संक्रमण की वजह से खांसी आई हो। गले में थोड़ी खसखस हुई नहीं कि उसे खांसी आ गई। फुलमतिया परेशान। कोरोना से तो पूरी दुनिया दहशत में है, भला फुलमतिया क्यों ना परेशान होती। खांसी होना भी एक प्रमुख लक्षण बताया जा रहा है चैनलों द्वारा। सो उसके दिमाग में भी डर समा गया कि उसके पति देव को कहीं न कहीं कोरोना ने तो नहीं दबोच लिया है। आखिर हो भी क्यों न डर। डर का प्रसारण ऐसे मारक तरीके से हो रहा है कि मन में डर समाना और फुलमतिया का भय से आतंकित होना स्वाभाविक है। जब हालात बिगड़े हुए हों, काबू में न हो, हर ओर एक ही बात का जिक्र हो, डराने वाली खबरें आ रही हों, तो मन अशांत हो ही जाता है। हम खुद तो परेशान होते ही हैं, साथ वाले को भी परेशान कर देते हैं। सही सही कुछ सोचता नहीं और हड़बड़ाहट में मोमबत्ती को दोनों सिरों से जैसे जलाने लगते हैं। ऐसे में माने या ना माने, पर हम बुद्धिमत्ता से बुद्धिहीनता की ओर ही जा रहे होते हैं। यही हाल फुलमतिया का था। खैर, चिंता की बात नहीं थी और राम खिलावन की स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण वाली से तो बेहतर ही थी। लेकिन राम खिलावन मन ही मन परशुपेश में था। उसके खास मित्र बटुकनाथ ने समझाया था कि भीड़ में न जाओ, गैर जरूरी यात्रा न करो, किसी से हाथ न मिलाओ, उसकी जगह नमस्ते करो हाथ जोड़कर। खांसते छींकते वक्त नाक मुंह पर रुमाल रखो। जुकाम खांसी वाले व्यक्ति से 3 फुट की दूरी बनाए रखो। उसने देखा कि स्कूल कॉलेज बंद, शादी ब्याह बंद, सब समारोह बंद है। यह देखकर राम खिलावन का हाल बेहाल हो गया। चैनल वाले कोरोना से बचने के जितना उपाय बताते, उतना ही उसके डर का आकार विकराल होता जाता। इस तरह से खबरें घबराहट बढ़ा रही थीं। कोरोना का डर साक्षात होने लगा था, जैसे आतंकियों ने बिना गोला बारूद बरसाए, बिना बम फोड़े उसके मोहल्ले में हमला कर दिया हो। उसके दोस्त पानी पाणे को भी कोरोना जकड़ने ही वाला था कि उसने प्राइवेट न्यूज चैनल देखना बंद कर डीडी न्यूज देखने लगा।
अब वह अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है और खाद बनाने की विधि सीख रहा है। लेकिन राम खिलावन के पास तो ऐसा कोई विकल्प नहीं था। यह सब चल ही रहा था कि रात के 8 बजे एक और घोषणा हुई। दूसरा लॉकडाउन जब घोषित हुआ था तब की बात है। और उसके बाद सिर्फ गले मुहल्ले ही नहीं, पूरा का पूरा देश लॉकडाउन। जैसे सीता मैया को लक्ष्मण रेखा पार करते ही मारीच मामा बने रावण उठाकर ले भागा था, वैसे ही उसके घर के बाहर भी ठीक दरवाजे पर, राम खिलावन के घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। पूरे 3 हफ्ते के लिए घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद। अब तो ये 2 महीना पूरा होने वाला है। जुझारू राम खिलावन को जैसे लगा कि उसने बिना लड़े ही हथियार डाल दिया है। अब कई दिनों से राम खिलावन, उसकी पत्नी फुलमतिया, बेटी बुधनी और बेटा सुकना घर में बंद हैं। यही हाल उसके जानने वालों नाते रिश्तेदारों बटुकनाथ, मोना, सलोनी सिन्हा, झुरझुरी वर्मा और पानी पाने का भी है। कश्मीर के नेताओं की तरह सभी अपने अपने घर में नजरबंद हैं। जो खाने को मिल रहा है खा रहे हैं। राम खिलावन भी रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी ले रहा है बेचारा। कोरोना की एक सुबह, अगली सुबह हाथ में चाय की एक प्याली और नजरें खिड़की के बाहर के माहौल पर टिकी हैं राम खिलावन की नजरें। घर के अंदर से ही कर्फ्यू जैसे हालात का जायजा ले रहा है राम खिलावन। पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा है। मंद मंद हवा चल रही है। पेड़ों की पत्तियां भी हौले हौले हिल रही हैं। वह विचार में मगन है। उसका मन इच्छा रूपी घोड़े पर सवार हो गया। जैसे उसने बचपन से ही यह सीखा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसी बात का अमल करते हुए उसने जिंदगी जी है। जब तक वह 10 लोगों से न मिल ले तब तक उसे चैन ही नहीं। अब कहा जा रहा है कि समाज की रक्षा के लिए अपने आप को समाज से काट दो। समाज की रक्षा के लिए अपने आप को समाज से काट दो। राम खिलावन सबसे ज्यादा इसी बात से चकित है कि जो काम लोग अमूमन करते रहे हैं, अब उन्हें कहा जा रहा है कि वे ऐसा कुछ ना करें। अर्थात घूमो फिरो नहीं, किसी से मिलो जुलो नहीं। जो राम खिलावन दोस्तों से गले मिलने के लिए 2 हाथ आगे से ही हाथ पसार लेता था, अब वह हाथ भी नहीं मिला सकता। बशीर बद्र ने सच ही कहा है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। मतलब यह कहा जा रहा है कि अपने आप को पूरी दुनिया से काट दो। यानी हम जो पहले करते रहे हैं बचपन से, उसके ठीक उलट। सुबह पार्क का जब 2 चक्कर न लगाए राम खिलावन, उसका पेट ही साफ नहीं होता। मोहल्ले के नुक्कड़ पर चाय के चुक्कड़ के साथ दोस्तों, मिलने मिलाने वालों से जब तक 2 बात की जुगाली नहीं कर लेता, उसका खाना ही नहीं हजम होता। बेचारा राम खिलावन करे तो क्या करे। फुआ फूफी, काका काकी, मामा मामी, भैया भाभी, इन सब से मिलना बंद। अर्थात सारे रिश्ते सैनिटाइज्ड। मुश्किल से तो राम खिलावन ने सीखा लोगों से सार्थक संवाद कायम रखना। उसने सीखा है कि संवाद का एक ऐसा पुल बनाओ जिसमें न बाधा हो और न प्रतिबंध, सब खुला खुला। अब कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। इसी चक्कर में शादी समारोह सब बंद। कितना मुश्किल से हनुमान तिवारी का हनीमून पर जाने का प्रोग्राम बना था, कैंसिल हो गया। मतलब कि सबके सब घर लुकान बैठे हैं। जब बाहर निकलते हैं तो मुंह तोपुआ भी लगा लेते हैं, यानी मास्क। यही हाल विलायती राम पांडे, झम्मन मियाँ और राधेलाल जी का भी है।
फुलमतिया बेरोजगार राम खिलावन को अक्सर कहती थी पहले कि बाहर जाकर कुछ कर भी लिया करो, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। अब वही घर में बंद रहने की सीख दे रही है। अब हम सब अर्थात पूरा देश घर में बंद है। हम जैसा सोचते हैं अक्सर वैसा होता नहीं है। हमारी इच्छा और प्रकृति एवं नियति की इच्छा में सदा एक संघर्ष चलता रहता है। इस संघर्ष में विजयी होने का सुख ही जीवन को रोमांटिक बना देता है। बलाएं हमेशा बिन बुलाए ही तो आती हैं, बिना न्योता के। कोरोना भी बिना न्योते के ही आया है। गुजर जाएगा यह दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख। जब खुशी ही नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात है, यह भी गुजर जाएगा। तो दोस्तों, कोरोना भी गुजर जाएगा, इससे घबराने का नहीं है। बस हम सावधान रहें, सचेत रहें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, जैसा कि जिसकी चिंता राम खिलावन को हो रही थी। और हम स्वस्थ रहेंगे, हम सभी परिवार को स्वस्थ रख सकेंगे, अपने पास पड़ोस को स्वस्थ रख सकेंगे और देश को भी खुशहाल बना सकेंगे। तो मित्रों, मैं बहुत आभारी हूँ नवजागरण प्रकाशन का, अनुरागी जी का, कि उन्होंने यह मंच मुझे दिया, और आप सभी का जो देश के अलग अलग राज्यों में बैठे हैं और मुझे सुन रहे हैं। अब मैं कितना आप तक मेरी बात पहुंच सकी ये तो आप ही बताएंगे। मैंने कोशिश की कि आप तक कोरोना के दौर में जो रचनात्मकता है उससे आपको जोड़ सकूं, उससे रूबरू करा सकूं। मित्रों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नवजागरण प्रकाशन का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश मांझी जी का भी बहुत धन्यवाद, वो भी बहुत धैर्य से मुझे सुन रहे हैं। सतीश जी सुन रहे हैं, और वीरेंद्र शॉर्ट में वीरू लिखते हैं, वो भी मुझे सुन रहे हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद।